नमस्कार दोस्तों। क्या बिगाड़ के डर से ईमान की बात नहीं कहोगे? करीब 100 साल पहले लिखी गई प्रेमचंद की कहानी पंच परमेश्वर में किरदार की जुबान से निकली ये लाइन दिमाग में तब कौंधने लगती है जब सच बोलने का जोखिम लेने का वक्त होता है। आज भी ये जोखिम बोल ले रहा हूं, ऐसा बोलने का जोखिम जो पॉपुलर सेंटिमेंट के खिलाफ है, ऐसा सच जो बड़ी भीड़ के सेंटिमेंट के खिलाफ है, ऐसे एनकाउंटर के खिलाफ है, ऐसा सच जो देश की सत्ता के हर फैसले पर जश्न मनाती देश की बड़ी आबादी की मानसिकता के खिलाफ है, जो कायदे कानून और न्यायिक व्यवस्था की धज्जियां उड़ाकर लगातार हो रहे एनकाउंटर पर झूमती भीड़ की कट्टर सोच के खिलाफ है। फिर भी बिगाड़ की चिंता छोड़कर ईमान की बात करने का जोखिम बोल ले रहा हूं। वो ये कि संविधान और कायदे कानून से चलने वाले इस देश में बड़े बड़े गुनाह की सजा देने के लिए अदालतें हैं, कानून की किताबों में दर्ज धाराएं हैं, जेलों की सलाखें हैं, फांसी के फंदे हैं, उम्र कैद से लेकर फांसी तक की सजाओं के प्रावधान हैं। अगर न्यायिक प्रणाली में कुछ खामियां हैं तो भी फैसला अदालत से ही होना है, यही होना भी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ऐसे एनकाउंटर को लेकर कई बार सवाल उठा चुका है और साफ निर्देश भी जारी कर चुका है। यूपी में जिस तरह से एनकाउंटर हो रहे हैं और कल भी झांसी में जिस तरह से एनकाउंटर हुआ है, उससे कई सवाल खड़े होते हैं। कल के एनकाउंटर में मारा जाने वाला यूपी के कुख्यात माफिया सरगना अतीक अहमद का बेटा असद अहमद और उसका शूटर गुलाम मोहम्मद था। उमेश पाल के कातिलों के दस्ते में शामिल असद और गुलाम को मारने वाली यूपी की पुलिस है। चैनलों से लेकर सोशल मीडिया पर तैरती इनकाउंटर की तस्वीरों पर जश्न मनाती देश की बहुत बड़ी जनता है, बहुत बड़ी आबादी है। मीडिया के तमाम साथी हैं, बीजेपी के नेता हैं, माफिया को मिट्टी में मिला देंगे जैसे बयान देने वाले योगी आदित्यनाथ की शान में कसीदे पढ़ने वाले समर्थकों की बहुत बड़ी फौज है। ठीक किया ठोक दिया, ठीक किया शूट किया, ठीक किया मिट्टी में मिला दिया, वाह योगी जी वाह। सोशल मीडिया पर गूंजते ऐसे नारे हैं। इन सब के बीच ये कहना कि ऐसे एनकाउंटर देश की न्यायिक व्यवस्था का भी एनकाउंटर करते हैं, बहुत जोखिम वाला काम है। ऐसे दौर में यह कहना कि किसी को सजा देने का अधिकार अदालत को है, ऐसे दौर में यह कहना कि उम्र कैद से लेकर सजाए मौत तक के फैसले अदालतों की चौखटों के भीतर होने चाहिए, न कि पुलिस या गोली से, बहुत जोखिम वाला काम है। पॉपुलर सेंटिमेंट के खिलाफ जाकर अपनी बात कहने के तमाम खतरे हैं। गालियों की बौछारों से नवाजे जाने की आशंका है। एंटी नेशनल और पाकिस्तान परस्त के तमगे से नवाजे जाने का खतरा है। इसलिए बहुत से लोग जो ये मानते भी हैं कि ऐसे एनकाउंटर न्यायिक प्रक्रिया का भी एनकाउंटर है, बोलने से कतराते हैं, गुरेज करते हैं। भला कौन गालियां सुनना चाहेगा या कानून और संविधान की बात उठाकर भीड़ की फायरिंग लाइन में कौन आना चाहेगा? उस भीड़ की जो ऐसे हर एनकाउंटर पर जश्न मनाती है। यही एक बड़ी वजह है कि तमाम ऐसी आवाजें मौन है और एनकाउंटर पर जश्न मनाने वाली आवाजें मुखर है, हिंसक है, शोर में तब्दील होकर वाह वाह कर रही है। इसमें कोई शक नहीं कि अतीक के बेटे और उसके शूटरों ने जिस ढंग से उमेश पाल को उनकी देहरी तक पहुंचकर मारा था, गोलियों से जख्मी होकर भागते उमेश पाल और उनके सुरक्षा कर्मियों पर गोलियों और बमों की बारिश की थी, उसके बाद हर हाल में इन सबको सख्त से सख्त सजा मिलनी ही चाहिए थी, चाहे वो सजा फांसी क्यों न होती। लेकिन यह सजा अदालत से मिलनी चाहिए थी, मिली पुलिस की गोलियों से। पुलिस की एक थ्योरी है जिसकी हकीकत जांच से पता चलेगी। जिन लोगों ने उमेश पाल पर गोलीबारी के वीडियो देखे, ऐसे कातिलों पर उनका खून खौलना भी स्वाभाविक है। लेकिन क्या यह उमेश पाल के परिवार को
इंसाफ देने का तरीका सही है? क्या पीड़ितों को इंसाफ और कातिलों को सजा अदालत से मिलेगी या पुलिस की गोलियों से, एनकाउंटर से? सवाल यही है। आज की तारीख में जब ज्यादातर लोग पुलिस की गोलियों के साथ खड़े दिख रहे हैं, तब मैं गालियों के सामने खड़े होकर कानून और अदालत की बात करने का जोखिम मोल ले रहा हूं। यह जोखिम उस दिन भी मोल लिया था जिस दिन विकास दुबे की गाड़ी पलटी थी और उसका एनकाउंटर हुआ था। उस दिन भी मोल लिया था जब हैदराबाद में बलात्कार के 4 आरोपियों को गोलियों से भून दिया गया था। बाद में पता चला वो फेक एनकाउंटर था। और ऐसे वक्त में फिर दोहरा रहा हूं जब भीड़ की फायरिंग लाइन में आने के खतरे हैं। मैं ऐसा कहने का जोखिम इसलिए मोल ले रहा हूं क्योंकि मैं कायदे कानून से सजा और इंसाफ का पक्षधर हूं, न कि पुलिस या गोली और बुलडोजर से। कल से सोशल मीडिया पर बहुत से लोग एक लिस्ट शेयर कर रहे हैं जिसमें यूपी के ऐसे बाहुबलियों के नाम हैं जो एक खास बिरादरी के माफिया हैं, दबंग और आपराधिक इतिहास वाले नेता हैं। उस लिस्ट में उनके नाम के साथ उनके खाते में दर्ज मुकदमों की संख्या है, उनके इलाके का जिक्र है। नाम पर एक बार आप नजर डालिए। कुलदीप सेंगर, ब्रजेश सिंह, धनंजय सिंह, राजा भैया, सोनू सिंह, मोनू सिंह, चुलबुल सिंह, विनीत सिंह, पिंटू सिंह, उदयभान सिंह, अजय सिंह, सनी सिंह और ऐसे बहुत से सिंह। ऐसे नाम वाले खास बिरादरी के माफिया के तौर पर इस लिस्ट में दर्ज है। कुछ लोग सवाल पूछ रहे हैं कि इस लिस्ट में शामिल माफिया के खिलाफ योगी ने बुलडोजर और गोलियों का इस्तेमाल क्यों नहीं किया? क्या बुलडोजर और गोलियां उनके लिए ही हैं जिनके नाम अतीक और मुख्तार जैसे हैं? अगर योगी भरी विधानसभा में कहते हैं कि मैं ऐसे माफिया को मिट्टी में मिला दूंगा तो तालियां तो बजती हैं, लेकिन सवाल यह भी उठता है कि इस लिस्ट में जो माफिया दिख रहे हैं उनमें से कितने मिट्टी में मिला दिए गए? मुकदमे सब पर हैं, गुनाह की मोटी फाइल सबके नाम खुली है। क्या सरकार का एक ही रवैया हर तरह के माफिया के लिए है? उमेश पाल के कातिलों या फिर ऐसे दुर्दांत अपराधियों से किसी तरह की सहानुभूति का कोई सवाल ही नहीं उठता है। सवाल उन्हें सजा देने के तरीके पर है। वो कातिल थे, कत्ल किया, सबूत सामने है, लेकिन सजा देने का तरीका, ये सवाल चंद लोग ही सही लेकिन वो पूछ रहे हैं। तभी तो यूपी काडर के पूर्व आईएएस अधिकारी ने सूर्य प्रताप सिंह ने ट्विटर पर लिखा, एनकाउंटर में मारे गए अपराधियों के प्रति कोई संवेदना नहीं, लेकिन फेक एनकाउंटर न्याय व्यवस्था पर कुठाराघात है। हालांकि मैं कहूंगा अभी फेक है या नहीं है यह जांच से पता चलेगा। उन्होंने लिखा, अपराधियों को पकड़िए, कोर्ट से फांसी तक की सजा दिलवाइए। एनकाउंटर पॉलिटिक्स वोट के लिए धर्म आधारित नहीं होनी चाहिए। हर जाति धर्म का माफिया मिट्टी में मिले। कुछ लोग न्यायिक प्रक्रिया का हवाला देकर इस एनकाउंटर को गलत ठहरा रहे। ऐसे बहुत सारे लोग ट्विटर पर लिख रहे हैं क्योंकि इस एनकाउंटर पर सवाल है, जो तस्वीरें हैं उसमें भी सवाल है। दूसरी तरफ यूपी पुलिस है जो एनकाउंटर में मारे गए अपराधियों की घेराबंदी और मौके के अनुरूप उन्हें मौत के घाट उतार देने की कहानी बयान कर रही है। बता रही है कि कैसे फायरिंग की, कैसे भागने की कोशिश की और जवाबी कार्रवाई में उन्हें मारना पड़ा। यूपी के डीजीपी राजकुमार विश्वकर्मा का वो बयान है जिसमें वो कह रहे हैं कि सीएम की मंशा के अनुरूप माफिया और अपराधियों के खिलाफ अभियान जारी रहेगा। योगी ने पुलिस की पीठ भी ठोक दी है और मीडिया मिट्टी में मिलाने के पुलिसिया तरीके पर झूम भी रहा है। यह कोई पड़ताल नहीं कर रहा है कि क्या असद और गुलाम की फायरिंग के बाद पुलिस की जवाबी फायरिंग में दोनों ढेर हो गए या कहानी कुछ और है। कहीं कहानी बाकी एनकाउंटर की तरह तो नहीं कि पकड़ा और ढेर कर दिया, क्योंकि पब्लिक डिमांड ही ऐसी थी। यह पता कैसे चलेगा? इसका पता तो जांच से ही चलेगा, लेकिन क्या इसकी मुकम्मल जांच होगी कभी? जैसी जांच की बात सुप्रीम कोर्ट ने कई बार कही है ऐसे एनकाउंटर के मामले में। सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का पालन करते हुए एनकाउंटर की क्या पड़ताल होगी? यह सवाल अपनी जगह कायम है, लेकिन पूछने से आज लोग या तो डर रहे हैं या परहेज कर रहे हैं। एनकाउंटर को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने समय समय पर क्या कहा है उस पर भी हम आगे बात करेंगे। सुप्रीम कोर्ट के जजों के
फैसले में क्या कहा गया है उस पर भी बात करेंगे, लेकिन पहले थोड़ी बात अतीक अहमद के खौफ के साम्राज्य और योगी की कार्रवाई पर, मंशा पर। अतीक अहमद की गुंडागर्दी और उनके गुनाह की मोटी फाइलों के बारे में मैंने अखबारों में काफी कुछ पढ़ा है। हर बार यही लगता था कि आखिर ऐसे माफिया और गुंडों को सियासी शाह न मिली होती तो न तो यह अतीक अहमद 5 बार विधायक बनता, चाहे निर्दलीय बने चाहे किसी पार्टी से बने, न ही फूलपुर जैसी सीट से सांसद बनता। एक टांगे वाला का बेटा हत्या, अपहरण, मारपीट और गुंडागर्दी के तमाम हिंसक और डरावने हथकंडे अपनाता हुआ माफिया डॉन बनता हुआ चुनावी सियासत में मजबूत जमीन तैयार करता रहा। जो भी उसकी राह का कांटा बना उसे गोलियों के दम पर साफ कर दिया गया। कुछ डर से पीछे हटे और कुछ गोली खाकर दुनिया से रुखसत हो गए। प्रयागराज के ही राजू पाल ने अगर उसके भाई के खिलाफ अतीक के भाई को चुनौती देकर चुनाव लड़कर और जीतकर उसे उसके सियासी वजूद को चुनौती देने की कोशिश की तो उसे गोलियों से भून दिया गया। यहां तक कि गोलियों से छलनी बीएसपी के विधायक राजू पाल के बेजान जिस्म पर अस्पताल तक में गोलियां बरसाई गई। ऐसी कहानियां बिखरी पड़ी हैं। अतीक अहमद ने खौफ का ऐसा साम्राज्य बना लिया था कि कोई उसे चुनौती नहीं दे सकता था। इसकी एक बड़ी वजह थी अतीक के माथे पर सियासी सरपरस्ती। अतीक ने बीते 30-35 सालों में सैकड़ों करोड़ की जायदाद बना ली, करोड़ों की जमीनों पर कब्जे किए। न सिर्फ इलाहाबाद जो अब प्रयागराज है बल्कि आसपास के कई जिलों में लोगों से डराकर उसकी लाखों करोड़ों की जमीनें कौड़ियों के भाव लिखवा ली। अपने समर्थकों की ऐसी फौज तैयार कर ली जो उसकी गुंडागर्दी के बाद भी उसके साथ लामबंद होते रहे, उसे निर्दलीय तौर पर भी जिताते रहे और किसी पार्टी का उम्मीदवार बना तो भी जिताते रहे। यह अलग बात है कि बाद में हारने भी लगा। अतीक की गुंडागर्दी के बारे में तमाम डरावनी कहानियां हैं। अतीक ने अपने बेटों को भी गुनाह के अपनी दुनिया में शामिल कर लिया। इसके बारे में भी कई कहानियां, कई वीडियो हैं। छोटी उम्र में ही अतीक ने अपने बेटों को पिस्टल चलाने की ट्रेनिंग दे दी थी। ऐसे कुछ वीडियो भी वायरल है। जब 12-14 साल की उम्र में उसका एक बेटा अली एक समारोह में दनादन फायरिंग करता दिख रहा है। अतीक के 2 बेटे अहमद और अली अब जेल में, 2 छोटे बेटे अहजम और अबान बाल सुधार गृह में, और करीब 20 साल का 19 साल का तीसरा बेटा असद जेल के बाहर था। वही अतीक के धंधे को संभाल रहा था। उसी ने उस दिन फायरिंग की थी और वही अब मारा गया है। मुलायम सिंह यादव और मायावती से लेकर अखिलेश यादव के सरकारों में मिले संरक्षण का ही नतीजा था कि अतीक से लेकर मुख्तार जैसे डॉन ने यूपी में अपराध का इतना बड़ा साम्राज्य बना लिया। सत्ता में पैठ की वजह से उनका कोई कुछ बिगाड़ नहीं पाया। लेकिन सवाल तो यह भी है कि क्या गुनाह की दुनिया में, गुनाह की दुनिया के रास्ते अतीक और मुख्तार जैसे लोगों ने ही सियासत में अपना पांव जमाया? यह ब्रजेश सिंह से लेकर धनंजय सिंह और ब्रजभूषण शरण सिंह जैसे बाहुबली भी हैं। पिंटू सिंह, चिंटू सिंह, टुनमुन सिंह, न जाने कितने सिंह, वो भी तमाम चेहरे हैं जिनका सोशल मीडिया में तैर रही तस्वीरों में नाम है, जिक्र है। क्या इस लिस्ट में शामिल कई नाम ऐसे नहीं हैं जिन्हें बीजेपी राज में पुलिस की गोलियों या बुलडोजर का डर नहीं है? क्या ये किसी खास बिरादरी का होने की वजह से बेफिक्र नहीं है? इनमें से कितनों को मिट्टी में मिलाने की तैयारी हो रही है? यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने अतीक के बेटे असद और शूटर गुलाम मोहम्मद के एनकाउंटर के बाद ट्विटर पर लिखा, झूठे एनकाउंटर करके बीजेपी सरकार सच्चे मुद्दों से ध्यान भटकाना चाह रही है। भाजपाई न्यायालय में विश्वास नहीं करते हैं। आज के हालिया एनकाउंटरों की भी गहन पड़ताल हो और दोषियों को न छोड़ा जाए। सही गलत के फैसलों का अधिकार सत्ता का नहीं होता है। यह अखिलेश यादव ने कल एनकाउंटर की खबर के बाद ट्वीट किया। यही बात अखिलेश यादव ने मीडिया के कैमरों के सामने भी कहा कि यूपी में फेक एनकाउंटर हो रहे हैं। अखिलेश के इस बयान के बाद बीजेपी की पूरी ब्रिगेड उन पर टूट पड़ी। पूरी ट्रोल आर्मी ने अखिलेश यादव और मुलायम सिंह यादव के साथ अतीक अहमद की तस्वीरें वायरल करते हुए उनके पुराने रिश्तों को लेकर बहुत कुछ लिखा।
यह बताया कि आप लोगों की सरपरस्ती में वो इतना बड़ा माफिया डॉन बना। लेकिन जवाब में तस्वीरें ऐसी भी आई जिसमें अतीक अहमद योगी राज में योगी के मंत्री नंद गोपाल नंदी के साथ दिख रहे हैं, हंसते मुस्कुराते हुए, आत्मीय क्षण। नंदी प्रयागराज की एक सीट से विधायक है बीजेपी के। अपने अंदाज में सवाल तो यूपी की पूर्व सीएम मायावती ने भी उठाया, लेकिन ज्यादातर विपक्षी नेताओं ने एनकाउंटर पर सवाल उठाने के खतरे को समझकर चुप्पी साध ली। पता नहीं वो खतरा मैं क्यों बोल रहा हूं, लगा बोलना तो चाहिए। सियासी आरोप प्रत्यारोप अपनी जगह है, लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि अतीक अहमद को सियासी संरक्षण मिलने का ही नतीजा था कि उसने खौफ का ऐसा साम्राज्य बना लिया था। यही बात मुख्तार अंसारी को लेकर भी कही जाती है, लेकिन यही बात सोशल मीडिया पर वायरल हो रही इस लिस्ट में शामिल तमाम बाहुबलियों के लिए भी कही जाती है, जिन पर वैसी कोई कार्रवाई होती नहीं दिख रही है। नाम तो मैंने पहले ले ही लिया, यहां स्क्रीन पर आप पढ़ लीजिए। योगी आदित्यनाथ को पता है कि ऐसे एनकाउंटर से उनका वोट बैंक बढ़ने वाला है। उन्हें पता है कि ऐसे एनकाउंटर के बाद बहुसंख्यक आबादी उनकी सियासी जमीन को और मजबूत ही करेगी। तभी तो मिट्टी में मिलाने वाला बयान भी देते हैं और पुलिस या गोली के दम पर मिट्टी में मिलाने के कवायद भी हो रही है। लेकिन इस लिस्ट में शामिल नामों को छोड़कर ऐसा लोग कह रहे हैं। योगी को पता है कि अतीक अहमद और मुख्तार अंसारी से लेकर आजम खान तक के खिलाफ हर कार्रवाई पर बहुसंख्यक आबादी जश्न ही मनाएगी, उनके वोट बैंक में इजाफा ही होगा, और यही हो भी रहा है। रही बात एनकाउंटर की, तो योगी सरकार में बीते 6 साल के दौरान 183 एनकाउंटर हुए हैं। इस 2 एनकाउंटर को शामिल कर ले तो मतलब 183 अपराधी मारे गए। यह एनकाउंटर योगी आदित्यनाथ की ठोक दिए जाएंगे वाली नीति के तहत हो रहे हैं। आज के इंडियन एक्सप्रेस में विस्तार से ऐसे एनकाउंटर के बारे में खबर छपी है। विकास दुबे के एनकाउंटर के समय भी पुलिस ने जिस ढंग से विकास दुबे को मारा था, उसकी गाड़ी पलटी थी, उस पर भी सवाल उठे थे। सुप्रीम कोर्ट की माने तो एनकाउंटर के लिए बाकायदा एक गाइडलाइंस बनी है। इसलिए मैं सवाल उठा रहा हूं, क्योंकि क्या उस गाइडलाइंस का पालन हो रहा है? क्या अपराधियों को, गुनाहगारों को सजा देने का तरीका पुलिसिया गोली होगी जिसका इस्तेमाल किया जा रहा है, या अदालत जहां से किसी को इंसाफ मिलनी चाहिए और किसी को सजा? सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन में बहुत सारी बातें, जैसे एक्सप्रेस ने लिखा है, जिसमें 2014 में पीयूसीएल बना महाराष्ट्र सरकार के मामले में जो उस समय के सीजेआई थे RM लोढ़ा और रोहिंटन नॉरिमन की बेंच ने पुलिस एनकाउंटर से जुड़ा एक निर्देश दिया था, जिसमें कहा था कि ऐसे मामले जिसमें पुलिस कार्रवाई में व्यक्ति की मौत हुई हो या उसे गंभीर चोट हुई है, उसमें FIR दर्ज करना बाध्यकारी है। साथ ही मामले की मजिस्ट्रेटी जांच होनी चाहिए, लिखित दस्तावेज रखना और CID जैसी एजेंसियों से स्वतंत्र जांच की बात भी शामिल है। यह भी कहा था पुलिस कार्रवाई के दौरान हुई इस तरह की सभी मौतों की मजिस्ट्रेटी जांच जरूरी है। लेकिन एक लिस्ट तो सोशल मीडिया पर घूम रही है कि उस एनकाउंटर में कौन कौन लोग थे, कौन 2 DSP थे, कौन पुलिस वाले थे। शायद 16 लोग, 16 पुलिस वालों की लिस्ट सोशल मीडिया पर उपलब्ध है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन क्या कहती है? क्या FIR दर्ज हुई? क्या जांच यूपी सरकार कराएगी? क्या वैसे ही जांच कराएगी यूपी सरकार जैसे सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देश हैं? ये अभी हमें इंतजार करना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने और भी बहुत कुछ कहा है, वो आप सुन लीजिए, क्योंकि आज जो भी मैं कह रहा हूं सुप्रीम कोर्ट के उन निर्देशों के हवाले से कह रहा हूं। जैसा कि मैंने शुरू में कहा, जोखिम मोल लेकर कह रहा हूं, क्योंकि पॉपुलर डिमांड और पब्लिक सेंटिमेंट अभी कुछ और है। योगी उस पर काम कर रहे हैं, मैं उससे उलट बोल रहा हूं। सुप्रीम कोर्ट ने एक और फैसला, कई बार सुप्रीम कोर्ट ने एनकाउंटर्स को लेकर कहे, हालांकि मैं फिर कह दूं ये एनकाउंटर फेक है, सही है। क्या पुलिस ने आत्मरक्षार्थ गोली चलाई? क्या वो दोनों जो असद और उसके शूटर गुलाम ने पुलिस पर फायरिंग की, पुलिस ने जवाबी फायरिंग की? ये जांच से पता चलेगा। लेकिन जितने भी एनकाउंटर होते हैं उसको लेकर कहानियां ऐसी ही गढ़ी जाती है, और अगर जांच होती है तो पता चलता है कि उसमें से ज्यादातर एनकाउंटर फर्जी होते हैं, जिसका जिक्र मैंने शुरू में किया। हैदराबाद में ऐसे ही 2019 में एक लड़की से रेप के आरोप में 4 को पकड़ा गया, जिसमें 2 या 3 नाबालिग थे, और एक जगह ले जाकर पुलिस ने 4 को मार दिया। हंगामा हुआ, तब भी जश्न मनाया गया, क्योंकि मारे जाने वाले लोग किसी खास
जमात के भी थे, और जब उसके बाद जांच हुई तो पता चला वो फेक एनकाउंटर था। और सुप्रीम कोर्ट ने उस मामले में सख्त निर्देश दिए थे कि जो आरोपी पुलिस वाले हैं उनके खिलाफ कार्रवाई हो। अब मुझे डिटेल अभी पता नहीं है कि क्या कार्रवाई हुई, सस्पेंड हुए या नहीं हुए, लेकिन मैं सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों की बात कर रहा हूं और अदालत से ऐसे मामले में सजा मिलनी चाहिए उसकी बात कर रहा हूं। जैसे एक और मैं देख रहा हूं, हालांकि इसके बारे में मैं आपको बता दूं कि यूपी एसटीएफ के एडीजी अमिताभ यश ने बताया इस इनकाउंटर के बारे में कि असद और गुलाम को पुलिस जिंदा पकड़ना चाहती थी, लेकिन उन्होंने फायरिंग शुरू कर दी। इसके बाद जवाब में पुलिस को एनकाउंटर करनी पड़ी, और उसके बाद की कहानी आप लगातार चैनलों पर देख रहे होंगे। अब इसमें यह है, सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा, प्रकाश कदम और अन्य बनाम राम प्रसाद विश्वनाथ गुप्ता और अन्य मामले में मई 2011 में एक फैसले में सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस मार्कंडे काटजू और जस्टिस ज्ञान सुधा मिश्र ने कहा था, फर्जी मुठभेड़ कुछ नहीं बल्कि कानून को बनाए रखने वाले व्यक्तियों द्वारा निर्मम हत्या है। हमारा विचार है कि जिन मामलों में एक मुकदमे में पुलिसकर्मियों के खिलाफ फर्जी मुठभेड़ साबित होती है उन्हें दुर्लभ मामलों में से दुर्लभतम मानते हुए मौत की सजा दी जाए। इसी में उन्होंने कहा था कि कैसे प्राथमिक एफआईआर दर्ज किया जाए और बिना देरी इस पूरे मामले में घटना मुठभेड़ की एक स्वतंत्र जांच सीआईडी या अन्य किसी पुलिस स्टेशन के पुलिस द्वारा वरिष्ठ पदाधिकारी द्वारा की जाए और इस तरह से मुकम्मल जांच हो, मजिस्ट्रेटी जांच हो। ऐसी बहुत सारी बातें और एक गाइडलाइन प्रॉपर सुप्रीम कोर्ट ने बनाई थी 2014-11, वो सभी मैंने जिक्र किया। एनएचआरसी की भी गाइडलाइन है, हालांकि एनएचआरसी की भूमिका हाल के वर्षों में हमने देखा है कि एनएचआरसी की भूमिका कहाँ कितनी एक तरह से मौन दर्शक की तरह एनएचआरसी है। इसी में एक और है सुप्रीम कोर्ट के जो एनकाउंटर पे गाइडलाइन है, उसमें कहा गया है पुलिस फायरिंग में होने वाली सभी मौतों के मामले में सीआरपीसी की धारा 176 की तरह के तहत मजिस्ट्रियल जांच की जानी चाहिए। ऐसे मामलों की सूचना तुरंत राष्ट्रीय और मानवाधिकार आयोग को देनी चाहिए। एनकाउंटर के पुलिसकर्मियों को अपने हथियार फॉरेंसिक और बैलिस्टिक एनालिसिस के लिए सरेंडर करना चाहिए। घटना के तुरंत बाद संबंधित अधिकारियों को न प्रमोशन दिया जाए, न वीरता पुरस्कार दिया जाए अगर किसी तरह का शक है तो। अब इसमें सवाल उठता है कि ये सब जांच कौन करेगा और कैसे होगी। उसी तरह से मानवाधिकार आयोग की गाइडलाइन है कि चूंकि पुलिस इस मामले में खुद शामिल है, इसलिए सीआईडी या किसी स्वतंत्र जांच एजेंसी को जांच सौंपी जानी चाहिए। 4 महीने के अंदर जांच पूरी होनी चाहिए। और ये सब बहुत तरह की चीज़ें सुप्रीम कोर्ट के अलग अलग वक्त पर कहे गए बयान, फैसले या जो ऑब्जर्वेशन होते हैं उसमें सुप्रीम कोर्ट ने बहुत कुछ कहा है। ये एनकाउंटर करने वाले भी जानते हैं, ये सरकार भी जानती है। तो सवाल वही कि फैसला अदालत करे, फैसला कानून की किताबों के मुताबिक हो या फैसला ऑन द स्पॉट हो, जैसे इसमें इंस्टेंट जस्टिस हुआ जिसको योगी मोदी समर्थक कर रहे हैं। और अगर इस तरह से होने लगेगा तो कई बार कैसे लोग पुलिस के शिकंजे में फंस सकते हैं कहने की जरूरत नहीं। हालांकि इस केस में असद और उसके साथ जो शूटर थे, जो बमबाज था जिसमें कोई गुड्डू मुस्लिम भी था, 2 एक मारे भी गए, वो सब लोग वीडियो कैमरे में सीसीटीवी में कैद है और साफ साफ पुलिस के पास सबूत है कि इन लोगों ने कैसे गोलियां बरसाई, कैसे बम फेंका, कैसे उसके बम से पुलिस वाला मारा गया, सब चीज वीडियो में। लेकिन सवाल वही है कि क्या ये एनकाउंटर का तरीका सही है। फिलहाल इस जोखिम के साथ इस वीडियो को खत्म करता हूं। मुझे पता है कि आप में से बहुत सारे लोग मेरे इस यूट्यूब चैनल के कमेंट बॉक्स में, फेसबुक पर आकर गालियां देंगे। गालियां देने से पहले सोचिए, आज 14 अप्रैल है। बाबा साहब को याद करते हुए, संविधान को याद करते हुए, क्या जो कुछ हो रहा है वो संविधान, आइन और कायदे कानून के दायरे में रहकर हो रहा है। फिलहाल इस वीडियो को ख़त्म करते हैं, फिर मुलाकात होगी। अगर आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करेंगे, और अगर सब्सक्राइब किया मुमकिन हो तो ज्वाइन करें। नमस्कार।